तो चलिए जल्दी सभी लोग आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो वैसे एक बार मैं आप लोगों को बता दूं आज की जो क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा, लेकिन 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 पूरी बातों को सुनना पहले, बहुत जल्दी वो नहीं करेंगे, है ना। यहां पर कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों का 1 से 2 मैराथन लेकर बाद में कराऊंगा। एक चीज है जो मिसलेनियस, जिसमें कि यहां पर चाहे वो नेशनल पार्क की बात करें हम, ठीक है, मैंने आप लोगों से बोला था नेशनल पार्क की बात, वो तो मैं करवाऊंगा। तो मैंने आप लोगों से ये भी बोला है कि 1-2 मैराथन की क्लास मैं अलग से लूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप लोग फाउंडेशन वालों, आप ये समझ लो कि आज आपकी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। अभी आप लोगों के दिमाग में कुछ चीजें भी आ रही होंगी कि सर यहां पर कुछ पावर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें अभी बची हुई हैं। आप उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं एक आध मैराथन क्लास लूंगा, ठीक है। और यहां पर कुछ लैंडफॉर्म से रिलेटेड, तो 1 से 2 मैराथन मैं लूंगा आपका, ठीक है। ये अभी नहीं, थोड़ा सा मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपका ये एक मैराथन, 1-2 मैराथन हो जाएगा, वो भी संडे के दिन होगा, ताकि आपकी बाकी जो रेगुलर क्लास है, क्योंकि देखो ये सब वैसे अगर मैराथन कंप्लीट नहीं करूंगा तो आप सोच लो कि आपका पूरा फरवरी भी निकल जाएगा और सिर्फ मार्च का टाइम बचता आपके पास किसके लिए? पॉलिटी के लिए। तो क्या सिर्फ मार्च में पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाता क्या? नहीं। लेकिन तो इतना शानदार सर पढ़ाते हैं, आप हमेशा उनका सपोर्ट किया करिए, ठीक है। रोहित सर का इतना बेहतरीन टीचर है। और यहां पर 1 से 2 मैराथन आपकी क्लास लगेगी, जिसमें मैं आपके जितने मिसलेनियस टॉपिक है, जितना आपके दिमाग में इधर उधर चीजें हैं, वो सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज जितना पोर्शन हो गया, तो बस ये समझो आप, आपकी ज्योग्राफी का 90% चीजें कवर हो गई हैं। अब क्योंकि जो चीजें बची हुई है उससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन वो भी आपके फुल सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी है और उसको मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आज के दिन तक आपका 90% सिलेबस आराम से कंप्लीट हो गया है। और इस यहां पर 90% बोलने का मतलब ये नहीं, ठीक है, कि यहां से कुछ नहीं। अब जैसे यहां पर अगर हम आपके एनडीए सिलेबस की बात करें, वहां पर यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, ये सब मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन यहां से भी आता है, इसलिए इसको भी हम पढ़ाते हैं। तो वैसे ही काफी ब्रॉड सिलेबस हमने कवर किया है, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, सब कुछ पढ़ाया आपने, ठीक है। जो भी फाउंडेशन वालों की बात कर रहा हूं, और ये चीज अभी आप देखोगे जो रैंकर वाले हैं, वो आप लोग भी पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका कल से शुरू हो जाएगा। 1-2 मैराथन में जो भी इधर मिसलेनियस टॉपिक है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों को एक बार लास्ट बार ये बता रहा हूं, आप लोग रिवीजन पे आप खास तौर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एक बार आप शांति से 5-10 मिनट बैठकर सोचना कि आपने जितनी भी ज्योग्राफी पढ़ी है, जितना भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा, उसमें से आपको याद कितना है, क्योंकि मायने तो वही रखता है ना कि आपको लास्ट में याद कितना है, ठीक है। आप सभी लोगों को जय हिंद, गुड इवनिंग, जय हिंद, गुड इवनिंग। थैंक यू सुमन। तो आप सभी लोग, ठीक है, बढ़िया से जितना अभी तक हुआ उसको कवर कराओ। आप अपने दिमाग से एक बात फिर से बोल रहा हूं, अपने दिमाग से आप ये चीज बिल्कुल निकालो कि ये चीज थोड़ा सा बचा हुआ, इसमें से क्वेश्चन आता है, इसमें से क्वेश्चन आता है। आपको मैंने बोला एक मिसलेनियस का टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो जब मिसलेनियस का आपके टॉपिक होगा तो आप दिमाग से अपनी सारी चीज को निकाल दो, जो आपके दिमाग में आ रहा है कि ये चीज बचा हुआ, ये चीज बचा हुआ, सब करवाऊंगा मैं मिसलेनियस। इसीलिए तो मैं मैराथन की बात क्यों करता हूं बार बार। तो 1 से 2 मैराथन में सारी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और बचा है एक वर्ल्ड डेजर्ट का टॉपिक, जो कि आप लोगों से मैं पहले प्रॉमिस कर चुका था कि आप लोगों को टॉपिक करा दूंगा, तो वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को करवा दूंगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आज के बाद ज्योग्राफी का बस आप रिवीजन करना, ठीक है। और बाकी चीजों को, जो बाकी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, उस पर पूरी तरह से फोकस करिए, यही आपके लिए सही होगा, क्योंकि अब 10 तारीख बचा हुआ है, हमें पीएचडी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अब बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं।
अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। वॉइस आ रहा है। ये कौन से बैच में के फाउंडेशन है, कल से मार लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लगा तो दो, गेट लगा दो। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके 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 ओके, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, फिर से एक बार समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। ये विश्व के मरुस्थल की बात कर रहा हूं मैं। ये हो गया भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा के बाद जब हम बात करें, जैसे ये हो गया भूमध्य रेखा, पूरे धरती पर औसत तापमान सबसे अधिक कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर होगा। तो जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां की आसपास की जो एयर होंगे, विंड होगी, वो गर्म होगी, और गर्म होने के बाद क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। और जब विंड ऊपर की तरफ जाएगा गर्म होकर, क्या होगा? वो कहीं न कहीं तो गिरेगा। और जब ये विंड गर्म होकर जहां पर जाकर गिरती है, वहां पर पूरी तरह से ड्राई क्लाइमेट होगा, सूखा पड़ेगा, वहां पर बादल नहीं बनेगा। बादल कहां बनेगा? जब जहां पर गर्म होकर हवाएं ऊपर जाती हैं। तो इसी वजह से ज्यादातर रेगिस्तान आपको 20 डिग्री 30 डिग्री के आसपास गिरती हुई दिखाई देती हैं। 20-30 डिग्री के आसपास बहुत सारे रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। तो यह बनाया मैंने विश्व का मानचित्र। उम्मीद है कि आपको ऊपर ऊपर सीओ को समझ में आ रहा होगा। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद देखो, यहां पर जैसे 0 डिग्री से हवा उठा,
यहां पर जाकर गिरा है, यहां पर जाकर गिरा है, यहां पर जाकर गिरा है, इसलिए यहां पर सारे बड़े बड़े मरुस्थल देखने को मिलेंगे। दुनिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा जाएगा? अंटार्कटिका। तो ये देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। रेगिस्तान का मतलब यही नहीं कि वहां पर पूरा का पूरा सैंड, पूरा का पूरा रेत ही रेत देखने को मिला है, नहीं। यहां पर डेजर्ट का मतलब प्रेसिपिटेशन से रिलेशन होता है 25 सेंटीमीटर से कम। जहां पर भी एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है 25 सेंटीमीटर से कम, जहां पर बारिश होगी वो क्या हो जाएगा? उसे रेगिस्तानी एरिया कहेंगे। कुछ रेगिस्तान में कहीं कहीं कुछ पेड़ पौधे होंगे हल्का फुल्का, ठीक है, तो वो ट्रू डेजर्ट नहीं होते। ट्रू डेजर्ट किसे कहेंगे? ट्रू डेजर्ट, पूरा प्योर रेगिस्तान उसे कहा जाएगा जहां पर किसी तरह का कोई पेड़ पौधा नहीं होगा, उसे ट्रू डेजर्ट कहा जाता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया कौन सा? अंटार्कटिका। यहां पर आपको उत्तरी अमेरिका के यूएसए नामक देश में बहुत सारे रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, ठीक है, इनको भी अभी हम देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया देश में भी बहुत सारा रेगिस्तान देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको विक्टोरिया से लेकर आपको और भी बहुत सारे डेजर्ट मिलेंगे। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा था? सहारा। ये सब के सब इक्वेटर से दूर ही मिलेंगे। इक्वेटर के पास तो आपको बरसात मिलेगा। क्यों? क्योंकि गर्म हवा जो ऊपर गया, नमी लेकर साथ में गया और बादल बनाकर खूब बारिश करता है। तो जो हवा जाएगा ऊपर ऊपर, यहां पर जहां पर गिरेगा वहां पर रेगिस्तान मिलेगा। जैसे यहां पर रेगिस्तान मिलेगा आपको इक्वेटर से दूर, और जो ज्यादा दूर हो जाएंगे वो तो ठंडे रेगिस्तान हो जाएंगे। जैसे देखो यहां पर चाइना और मंगोलिया के पास में गोबी डेजर्ट हो गया। चाइना के पास में यहां पर टकला मकान हो जाएगा, वो भी ठंडा रेगिस्तान हो जाएगा। तो जो काफी ऊपर है वो ठंडे हो जाएंगे, जो काफी नीचे है वो ठंडे हो जाएंगे, और जो बीच में है वो गर्म मरुस्थल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब एक बार हम पूरी की पूरी लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन से रेगिस्तान कहां कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ मैंने पूरा अभी तक रिपीट ही किया है, पूरा का पूरा मैंने रिपीट किया है। इसे नोट नहीं करना अभी, ये तो बस समझाने के लिए था। नोट डाउन जो करना है अब मैं इसके बाद बता रहा हूं। तो जब डेजर्ट्स की बात करेंगे हम, मरुस्थल की बात करेंगे, यहां पर मरुस्थल कितने टाइप होंगे? 2 टाइप्स के, 2 तरह के मरुस्थल होंगे। कौन कौन सा? एक कोल्ड डेजर्ट, एक हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट, ठीक है। बड़े बड़े रेगिस्तान जो देखने को मिलेंगे आपको, दोनों ही जगह पर देखने को मिलेंगे, कोल्ड में भी और हॉट में भी। ठीक है, अगर कोल्ड डेजर्ट का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा आपका कौन सा? एक तो अंटार्कटिका हो गया और एक आर्कटिक हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा होगा, तब आपको अंटार्कटिका आर्कटिक नहीं लगाना है, तब आपको सहारा ही लगाना है। अभी हम सारी की सारी लिस्ट देखेंगे। डेजर्ट में क्या होगा? डेजर्ट की बात हम बाद में, देखो लैंड फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा रेग क्या होता है, हमादा क्या होता है, ये सब के सब आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, रेग, हमादा, ये सारी चीजें। अभी तो बस मैं यहां पर यही बात कर रहा हूं कि जो डेजर्ट एरिया होते हैं यहां पर क्या होता है? लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, इसकी खासियत होती है। इसकी खासियत क्या होगी? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान को रेगिस्तानी एरिया कहते हैं। ठीक है, यहां पर पूरे वर्ष भर में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है। सूखा ही पड़ेगा फिर तो। ठीक है, आप लोगों को मैं प्रैक्टिस में एनडीए के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लेना, बिल्कुल लास्ट टाइम के लिए उसके तैयार रहो। आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होने दीजिए अपना, ठीक है, पूरा कोर्स अपना कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम कराएंगे आप लोगों को, आप टेंशन मत लेना उसका। ठीक है, तो ये हो गया। चलो एक बार देखते हैं कि दुनिया भर के
हॉट डेजर्ट कौन कौन से हैं, उसके बाद हम चीजों को एक बार मैप में भी आपको दिखाने की कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हॉट डेजर्ट की। हम बात करें गर्म मरुस्थल की, हॉट डेजर्ट की, ठीक है। तो यहां पर दुनिया भर में जो हॉट डेजर्ट है उससे सबसे बड़ा किसका नाम आता है? सहारा का। पूरे अफ्रीका में जितने भी रेगिस्तान है वो सब के सब हॉट हैं, एक को छोड़कर, ठीक है। देखते हैं उसको। एक एक करके देखते हैं। पहले सहारा, सहारा रेगिस्तान, ये कहां पर मिलेगा? अफ्रीका में। इसके बारे में कुछ बताने नहीं, आपको समझ में आ रहा है सहारे के बारे में? अफ्रीका के जो उत्तरी भाग होगा, ठीक है, लगभग 13 देशों में फैला हुआ यह रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। दूसरे नंबर पे अफ्रीका की अगर हम बात करें, अफ्रीका का दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह है कालाहारी रेगिस्तान। यह अगर उत्तर में है बिल्कुल, तो कालाहारी दक्षिण में है बिल्कुल। कालाहारी डेजर्ट, यह कालाहारी रेगिस्तान कहां पर मिलेगा? अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से भी। फिलहाल कालाहारी रेगिस्तान कहां मिलेगा? यह मिलेगा बोत्सवाना नामक देश में। बोत्सवाना नामक देश मिलेगा कालाहारी रेगिस्तान। यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। बार बार आप लोग चैट ऊपर चले जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से ओनली वन क्वेश्चन आता है, नहीं ऐसा कुछ हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। कहां से कोई क्वेश्चन आता है? डेजर्ट से भी क्वेश्चन आते हैं और पोर्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है वहां से एक भी क्वेश्चन आए, ठीक है। यही सब तो चीजें अनप्रिडिक्टेबल होती है, इसलिए हम लोग इतना कुछ पढ़ते हैं। अफ्रीका का और एक रेगिस्तान, नूबियन डेजर्ट, यह मिलेगा इजिप्ट में। मिस्र में, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण रेगिस्तान हो गए। अगर आप दो भी याद रखेंगे तो भी आपका काम चलेगा, सहारा और कालाहारी। ये तीन के तीन हो गए। अभी यहां पर एक नामिब डेजर्ट भी है, लेकिन वो ठंडा रेगिस्तान है। अफ्रीका के एकमात्र ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? नामिब डेजर्ट। क्यों ठंडा है भाई? वो कोस्ट मतलब तट के किनारे पर होने की वजह से वो ठंडा है। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे देखते हैं। सहारा के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो क्या होगा? अरेबियन डेजर्ट। सहारा के बाद गर्म मरुस्थल में जो दूसरे नंबर पे हुआ है अरेबियन डेजर्ट। अरब के मरुस्थल, तो इसमें कुछ कहने वाली नहीं है। अरब कंट्रीज है जिसमें कि आपका यमन हो जाएगा, यहां पर इसके अलावा सऊदी अरेबिया हो जाएगा, ओमान हो जाएगा, ये सब देश, ठीक है। अरब जो देश हैं, तो यहां पर लिख दे रहा हूं अरब कंट्रीज। ठीक है, अरब देश में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है गर्म मरुस्थल में। अब यहां पर अगर हम पांचवें की बात करें, सीरियन डेजर्ट भी है। नाम से लग रहा है अगर सीरियन डेजर्ट बोलो तो कहां पर होगा? वो सीरिया में होगा। सीरियन डेजर्ट, इराक, सीरिया भी नाम सुनोगे ना। आईसिस वाले जो फैले हुए हैं सीरिया में, ठीक है। आईसिस वाले अभी तो मिलेंगे इस पूरे रेगिस्तान में, सीरिया में, ठीक। कहां पर मिलेगा? ये सीरिया ही मिलेगा।
ये भी काफी बड़ा मरुस्थल, ठीक है, काफी बड़ा रेगिस्तान। तो दुनिया भर के जितने भी रेगिस्तान है सब बताऊंगा मैं आप लोगों को, जितना भी इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने यहां पर भारत वाले मरुस्थल की बात ही नहीं किया। थार, ठीक है, थार मरुस्थल ये भारत और पाकिस्तान में ज्यादा, भारत और पाकिस्तान में पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर हिस्सा इसका भारत में पड़ेगा, न कि पाकिस्तान में। लेकिन हम यहां पर लिखेंगे दोनों ही, ताकि आपको एक आइडिया रहे। इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, ठीक है। थार डेजर्ट, सर याद करने का लॉजिक बता दो। चलो ठीक है, अभी जबरदस्ती का लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं अगर याद हो जाए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट को देखते हैं। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, दुनिया के टॉप 10 डेजर्ट में भी आता है। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अब बस विक्टोरिया याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये कहां मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। अभी एक साथ लिख दे रहा हूं, उसके बाद लिखता हूं यहां पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट। गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट। और दुनिया का जो सबसे सूखा रेगिस्तान है वो हो जाएगा अटाकामा। चिली वाला। अटाकामा रेगिस्तान, ठीक है। तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अटाकामा कहां पर मिलेगा? यह मिलेगा चिली में। चिली नामक देश मिलेगा, ठीक है। अनु, रेगिस्तान का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, बताते हैं, अभी रुको। ये रीजन भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, रेगिस्तान कैसे बन रहा है और किधर रेगिस्तानी क्यों दिख रहा है। बस आप थोड़ा वेट करना, बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? हॉट डेजर्ट हो गए, दुनिया के गर्म मरुस्थल हो गया। चलो एक बार जो है देख लेते हैं, ठंडे मरुस्थल की बात कर लेते हैं। ठंडे मरुस्थल, एक काम करते हैं, यहां पर 10 की काउंटिंग पूरी कर देते हैं। 10 वाली काउंटिंग।
इंपॉर्टेंट छूट रहा था, दस्ते कबीर, दस्ते कबीर, दस्ते लुत। और ये दो के दोनों मिलेंगे आपको ईरान में। ऐसे बात रख सकते हैं कि यहां पे ईरान वालों पे आपको पता है कि ईरान पे कितना प्रतिबंध लग गया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने की वजह से ईरान नामक देश पे बहुत ज्यादा प्रतिबंध लग गया है। तो ऐसा याद रखो, इतना प्रतिबंध लग गया कि उन लोगों को दस्त लग गई। तो दस्त नाम से कुछ भी आ जाए, क्या लगा दोगे आप? ईरान लगा दोगे। तो किसको दस्त लग गया? ईरान वालों को। ठीक है। और यहां पर चिली क्या होता है? चिली का मतलब मिर्ची होता है। तो जहां मिर्ची हो गया वहीं आटा हो जाएगा। खाने पीने वाली चीजें एक साथ रहेंगी। आटा कामा तो आटा याद रखो, ठीक है। आटा याद रखो, आटा कम तो आटा कम, और साथ में क्या आ जाएगा? उसके साथ मिर्ची आ जाएगा, चिली आ जाएगा। तो खाने पीने वाली चीजें एक जगह, आटा और चिली। ठीक है। अब इनको 3G डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट देख रहे हैं, ग्रेट सैंडी डेजर्ट देख रहे हैं, ठीक है, गिब्सन डेजर्ट देख रहे हैं। तो अब ऐसे याद रखो, जो क्वीन विक्टोरिया थी वो ब्रिटेन से निकलकर सोच रही थी मैं बहुत दूर जाऊंगी घूमने के लिए, विक्टोरिया। तो विक्टोरिया ने सोचा मैं खूब दूर जाऊंगी घूमने के लिए। तो वो कहां घूमने गई? वो ऑस्ट्रेलिया देश गई घूमने के लिए, विक्टोरिया। तो विक्टोरिया कहां घूमने गई? ऑस्ट्रेलिया गई, ऐसे मान लो। और जब वहां पर ऑस्ट्रेलिया में पहुंची, उन्होंने सोचा था बड़ा अच्छा लगेगा, इतनी दूर घर से आई हूं। लेकिन वहां पे देखा पूरा का पूरा रेत उड़ रहा था, सैंड उड़ रहा था। तो सैंडी से क्या हो जाएगा? सैंड। तो विक्टोरिया जब ऑस्ट्रेलिया घूमने गई, वहां पर सैंड उड़ रहा था। ठीक है। तो बस ऐसी ये चीज याद रखना, सैंड उड़ रहा था जब विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया घूमने गई। इसके बाद सहारा और कालाहारी, इसको याद रखना। ठीक है। काला से ऐसे रिलेट करके याद रखना कि काला, जहां तक अगर बात करें कि जो ब्लैक कलर होते हैं वो कहां पर इस तरह के लोग देखने को मिलेंगे? अफ्रीका में। तो कालाहारी भी कहां पर मिलेंगे आपको? अफ्रीका में मिलेगा। तो बस ये हो जाएगा। अफ्रीका में कहां पर? साउथ अफ्रीका के ऊपर एक देश है जिसका नाम है बोत्सवाना। ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि अफ्रीका में, देखो यहां पर कोई भी पर्सनल चीजों को नहीं लेगा, सिर्फ याद करने के एक लॉजिक है। अफ्रीका में जो काले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो लोग बोट से घूम रहे हैं, पानी का बोट है अफ्रीका से। आप अपने दिमाग में इमेज बनाओ, अच्छा अफ्रीका में वो लोग हैं बोट पर बैठ के चप्पू मार के आगे ले जा रहे हैं बोट पे। तो काला बोट, ठीक है, ऐसे याद कर लो। कालाहारी हो जाएगा बोत्सवाना में। सहारा के बारे में कुछ बोलने नहीं हो तो सब दुनिया जानती है उसके बारे में, नूबियन। ठीक है। तो यहां पर ऐसे याद रखो, अगर आपने कभी सुना होगा नूब मतलब नौसिखिया। ठीक है। कभी आपने किसी गेम वूम खेला होगा तो और भी जानता होगा नूब वूब क्या होता है। हालांकि उसकी स्पेलिंग इसकी स्पेलिंग अलग है। तो इसे याद रखो, अफ्रीका के लोग क्या है? वो लोग पिरामिड बनाते थे, एक ऐसा स्ट्रक्चर्स बना देते थे। ठीक है। या फिर वो लोग मम्मी बनाते थे कि वहां मरने के बाद उसको लपेट उपेट के उसको रख देते थे। उन लोग कुछ पता ही नहीं था, ऐसा मानो। वो लोग क्या जरूरत थी उसको लपेट के रखने की? जला दो, काम खत्म कर दो। ठीक है। तो यहां पर क्या था? तो वो लोग नूब थे, नौसिखिए थे, इसलिए उनको नहीं पता था, इसलिए वो लोग मम्मी उम्मी बनाते थे। ऐसे याद रख लो आप। अरब सीरिया का तो छोड़ ही दो आप, थार का लॉजिक आपके पास है ही, क्योंकि थार भारत का है। ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट की। भाई तो ये तो बोलना ही नहीं है, आपको इसी पता ही है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहां पर है? अंटार्कटिका में इसलिए लिख नहीं रहा हूं मैं इसको। आर्कटिक, ये भी ठंडा रेगिस्तान है, तो ये टॉप 2 रेगिस्तान है आर्कटिक। इसके बाद कौन हो जाएगा? गोबी डेजर्ट। मंगोलिया का नाम सुना है? चंगेज खान। ठीक है। चंगेज खान के नाम से मंगोलिया याद रखना।
कि चंगेज खान क्या होता था, 2 कुबड़ वाले ऊंट पे बैठ के घूमता था, मान लो ऐसे ही, क्योंकि गोबी डेजर्ट में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, इसको इंग्लिश में हम्प बोलते हैं, ठीक है। 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं यहां पर। बढ़िया से एडजस्ट हो जाओगे, बढ़िया से बैठकर। अपने देश में तो 1 कुबड़ वाला ऊंट मिलता है ना, जैसे ऊंट हो गया 1 कुबड़ मिलता है, लेकिन यहां पर अगर मंगोलिया जाओगे 2 कुबड़ वाले ऊंट है। बढ़िया से बैठ लो यहां पर, ठीक है। इसी में बढ़िया से बोरी ओरी लगा के बढ़िया से बैठ लो आप, ठीक है। ऐसे बढ़िया से बैठ जाओ, ऊंट आपको लेकर जाएगा। ठीक है, तो गोबी डेजर्ट कहां पर मिलेगा? ये मेन मंगोलिया में मिलेगा, लेकिन चीन में भी इसका हिस्सा आता है। ये तीसरा सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान बोल सकते हो, अरेबियन डेजर्ट के बाद में। ये मिलेगा आपको कहां पर? मंगोलिया। चंगेज खान से याद रखना आप। उम्मीद है थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या लॉजिक बताना चाह रहा हूं, याद करने का लॉजिक, ट्रिक की बात कर रहा हूं। मंगोलिया, मंगोलिया एंड चाइना, चीन, ठीक है। पहले मंगोलिया इसलिए लिखा क्योंकि मंगोलिया में इसका ज्यादातर हिस्सा है, ठंडा रेगिस्तान अच्छा खासा। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में एक डेजर्ट है, नामी मरुस्थल। तो नामी मरुस्थल की जब बात करेंगे तो नामी मतलब नामीबिया, नाम से लग रहा है तो इसमें याद करने की दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नामीबिया नाम एक देश है, ये ठंडा है नामीबिया। नामीबिया, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, नामीबिया हो गया। 5वें नंबर पर देखते हैं पैटागोनिया, काफी इंपॉर्टेंट है। ये मिलेगा आपको अर्जेंटीना में, बिल्कुल नीचे मिलेगा। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें बिल्कुल नीचे मिलेगा। कौन? पैटागोनिया। पैटागोनिया, अर्जेंटीना। तो क्या मैं जितना लिख रहा हूं क्या इसके अलावा कोई रेगिस्तान नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं, रेगिस्तान भरे पड़े दुनिया में, बहुत सारे रेगिस्तान मिलेंगे, बट ये वो रेगिस्तान है जिनको मानचित्र पे नाम लिखा जाता है, ठीक है, जो कि बड़े बड़े रेगिस्तान है। अब 1 बीघे के बराबर रेगिस्तान होगा तो उसको थोड़ी लिखा जाएगा। अर्जेंटीना, पैटागोनिया हो गया। अब इसके बाद कुछ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रेगिस्तान देखते हैं। कितना हो गया? मिस्टर एस, कोल्ड डेजर्ट का टेम्परेचर बताइए प्लीज। टेम्परेचर का कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर अंटार्कटिका की बात करें, अंटार्कटिका पे दुनिया की सबसे ठंडी जगह पाई जाती है बोस्टोक नामक जगह पर, जहां पे -89 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। अब यहां पर कोल्ड डेजर्ट की बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर टेम्परेचर रेंज ऐसा कोई फिक्स है, बिल्कुल नहीं। ठंडे मरुस्थल है, वहां पर जनरली टेम्परेचर काफी कम होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग रेगिस्तान में देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम रात की बात करें, सहारे डेजर्ट की बात कर लो, रात में वहां पर इतना ठंड हो जाएगा कि रहना मुश्किल हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपने डेजर्ट की सुनी होगी, बड़ी जल्दी ठंडी होती है और बहुत जल्दी गर्म होती है, ठीक है, ये क्वालिटी। आगे बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पड़ेगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में।
7वें नंबर पे मोजावे। मोजावे डिजर्ट दक्षिण पड़ेगा और ये ग्रेट बेसिन नॉर्थ में पड़ेगा। मोजावे डिजर्ट, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कभी जो बाइडेन है अमेरिका के प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर ये भारत घूमने आएंगे तो अगर ये भारत में घूमने आएंगे तो उनको बड़ा मजा आएगा। कैसे? वो क्या करेंगे भारत में? बेसन के पकौड़े उनको खिलाए जाएंगे भारत में। तो याद रखो, अच्छा भारत में बेसन अगर आ गया ना, सोचो बेसन, तो बेसन पकौड़े किसको खिलाएंगे? जो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है उसके राष्ट्रपति को। अच्छा बेसन खिलाएंगे हम बाइडेन को, तो बाइडेन को अगर बेसन की पकौड़ी खिलाए क्या हो जाएगा? उनको मजे आ जाएंगे, मोजाबे, ठीक है, तो मजे आ जाएंगे उनको। और ये दोनों कहां मिलेगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? डेजर्ट पर इंसान रहते हैं क्या? बड़ा टफ क्वेश्चन है वैसे। ये डिपेंड करता है कि उसके पास रिसोर्सेस हैं कि नहीं है। अब सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिका, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। भारत में थार डेजर्ट, तो थार के कोर एरिया में नहीं, लेकिन थार के किनारे किनारे रहते हैं हम लोग, ठीक है। राजस्थान में किनारे किनारे थार डेजर्ट का पार्टी होता है जहां पर बहुत सारे लोग रहते भी हैं। तो हम ये डेजर्ट क्यों, हम ये लाइन क्यों यूज करते हैं? दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला रेगिस्तान थार रेगिस्तान, मतलब वहां पे भी रहते हैं ना। अब ऐसा नहीं थार के बिल्कुल बीचों बीच जाके खड़े हो गए वहीं पर आज हम घर बनाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, किसी भी रेगिस्तान के किनारे किनारे तो लोग बसे ही होते हैं। बीच में नहीं बसा होगा कि भाई बीच में वो घर बना लेगा, पता लगा सैंड और उनको पूरा रात में बढ़िया सो रहा है और सुबह उठ रहा है देखा पूरा सैंड से ढका हुआ है उसका घर, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो डेजर्ट होते किनारे किनारे लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं कि वहां बिल्कुल बीचों बीच जाके घर बना लिया अकेला, ऐसा कुछ नहीं है। कहां से पानी के लिए लेकर जाएगा, पानी कहां से लेकर आएगा, बहुत सारी दिक्कत आती है। बाकी अगर कोई दिक्कत नहीं है वो सब तो बना भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। अंटार्कटिका पर कितने सारे लोग रहते हैं, हालांकि वहां के निवासी नहीं है, वो अलग अलग देशों के निवासी है। भारत के खुद ही लोग जो है बहुत सारे लोग अंटार्कटिका में रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिपेंड करता है ये सब। तो ये सारे का सारा मैंने ठंडा और गर्म मरुस्थल बता दिया दुनिया भर का। आप इतना याद रखना क्योंकि इससे ज्यादा कुछ बचा ही नहीं। फिर लगभग मैंने आपको सारे ही मरुस्थल बता दिए, ठीक है। तो इतना आप याद रखना। एक बार मैं आप लोगों को मैप में लोकेशन बताता हूं, बस एक बार वर्ल्ड मैप मिल जाए मुझे। हो सकता है आपको यहां पर स्क्रीन पे देखने को ना मिल रहा हो, सही समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आपको कॉन्टिनेंट का आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। अब कॉन्टिनेंट का आइडिया लग रहा है तो चलो थोड़ा इसी से मैट करते हैं फिर। पैटागोनिया, बाकी देश का नाम यहां पर लिखा हुआ है। देश के नाम को मैं कलर नहीं कर रहा हूं ताकि जब आपके पास ये पीडीएफ आए आप आसानी से देख लो कि किस डेजर्ट की लोकेशन क्या है, ठीक है। अब यूएसए में यहां पर एक ही लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं, दो इसलिए नहीं क्योंकि इतनी जगह नहीं है।
बोत्सवाना पूरा काला कर दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा देश कौन सा लिखा था, इसलिए थोड़ा ही किया मैंने। देखो दोनों पढ़ते हैं, एक बात बता दूं मैं, टकला माखन भी पढ़ते हैं, टकला मकान भी पढ़ते हैं। ये तो हमारे लिए अच्छा, पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है टकला मकान, इसलिए हम टकला मकान लिख रहा हूं मैं। टकला माखन भी क्या है, ठंडा डेजर्ट है, शायद मैंने यहां पर नहीं लिखा है। तो वैसे ऐसे याद रखो कि ऑस्ट्रेलिया वाले भारत को बहुत परेशान करे तो उनको बिल्कुल टकला कर देना है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है टकला, तो टकला कर देना है उनको बिल्कुल। टकला होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका, कहां पर, चाइना, सॉरी हाँ चाइना जी, ठीक है। अब यहां पर इसके अलावा जो आप लोगों की किनारे ये मैप लगा हुआ है ना, इसमें आप लोगों को जब ये पीडीएफ मिलेगा आपको सारी कंट्री के नाम आप पढ़ पाओगे आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसे कैसे नोट करें सर, आप एक काम कर सकते हो, आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस आपके देखने के लिए होता है ना। जैसे कि अगर हम यहां पर पढ़ाई के लिए अपने एटलस यूज कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं कि अपनी कॉपी में एटलस बना लेना है, बस ये आपके पास रहेगा, आप इसे देखने के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपनी कॉपी में आप ऐसे नॉर्मल बना भी सकते हैं, जैसे कि यहां पर ये हो गया साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। अब यहां पर साउथ अमेरिका में यहां कर दो पैटागोनिया, अफ्रीका में यहां पर कर दो कालाहारी, यहां पर कर दो सहारा, यहां कर दो ग्रेट बेसिन, यहां कर दो मोजावे। इस तरह से आप अलग से इस तरह से फर्जी डायग्राम बनाकर आप जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर कोई ट्रू डिजिट नहीं मिलेगा आपको यूरोप महाद्वीप में, ऐसा नहीं कि यहां पर बिल्कुल ऐसा कुछ डिजिट है ही नहीं, छोटे मोटे लेवल के हैं, बट वो कोई प्रोनाउंस डिजिट नहीं है, बहुत फेमस डिजिट नहीं है। तो अगर कभी यहां पर पूछा जाए भाई कौन सा महाद्वीप है जहां पर रेगिस्तान आपको नहीं मिलेगा, वैसे ऐसे एक स्टेटमेंट तो गलत है, बट फिर भी अगर ऐसा आ जाए, अगर कोई एक कॉन्टिनेंट का नाम दिया तो आप आप यूरोप लगा सकते हैं, ठीक है। बस डिजिट फॉर्मेशन देखो। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं डिजिट का फॉर्मेशन। आप एक चीज देखोगे, डिजिट का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा आपको ज्यादातर किधर मिलेगा, इस साइड मिलेगा, मतलब लेफ्ट साइड, मतलब पश्चिम के साइड में। दुनिया में कहीं देख लो पश्चिम के साइड में आपको डिजिट देखने को मिलेगा ज्यादातर। अब चाहे यहां पर देख लो ये वाला डिजिट, यहां पर देखो ये वाला डिजिट, आपको मोजाम्बिक के पास डिजिट नहीं मिल रहा है, यहां पर भी ये डिजिट हो गया, ये तो बिल्कुल साउथ है, ठीक है, इसको छोड़ो। अब यहां पर देखो वेस्ट में, तो हर जगह आपको वेस्ट में डिजिट देखने को क्यों मिल रहा है। बात करते हैं ईस्टर्ली विंड की, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लो ये 0 डिग्री हो गया। अब यहां पर एक स्टैंडर्ड तरीका हम लोग देखते हैं, क्या होता है कि विंड की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होगी। इन हवाओं को हम लोग कॉन्टिनेंटल विंड कहते हैं, इन हवाओं को परमानेंट विंड कहा जाता है,
इसे ईस्टर्ली कहा जाता है। अब जैसे मान लो ये हवा, ये वाली हवा अफ्रीका महाद्वीप में घुस रही, मान लो अफ्रीका महाद्वीप में घुस रही, तो क्या होगा, ये तटीय इलाकों में बारिश कराएगा, तटीय इलाकों में बारिश कराएगा, तो नतीजे क्या होगा, इधर पहुंचते 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 इसके अंदर की नमी खत्म हो जाती है। या फिर इधर कैसे फॉर्मेशन हुआ, इधर जो है खत्म होते होते उधर जाते जाते क्या होगा, नमी खत्म हो जाएगी। जैसे भारत का ही देख लो, अगर हम भारत की एग्जांपल लेते हैं, इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, तो रेनफॉल से आप समझ सकते हो भारत में पश्चिम बंगाल में ज्यादा बारिश होगी, उससे कम कहां पर होगा, बिहार, उससे कम होगा ईस्ट यूपी, उससे कम होगा वेस्ट यूपी, उससे कम होगा पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह पर। मतलब कोस्ट से जैसे दूर जाओगे, जैसे हवा बह रही है, बारिश कम होती चली जाएगी। तो वैसे ही जैसे ऑन शोर विंड आती है, ठीक है, जैसे यहां पर हवा आ रही, मानसून आ रही है, बारिश लेकर आ रही है, तो क्या होगा, इन सब जगह पर बारिश कराएगा, लेकिन यहां किनारे पहुंचते पहुंचते क्या होता है, इसमें मॉइस्चर खत्म हो जाता है। नतीजा, जब उसमें ज्यादा मॉइस्चर ही नहीं है तो उस जगह पर क्या होगा, रेनफॉल की कमी हो जाएगी, और रेनफॉल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही डिजर्ट हो जाता है। सर सबसे छोटी डिजर्ट कौन सी है, इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, शायद इसका आंसर गूगल भी ना दे पाए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे जो डिजर्ट होते हैं उसको कहीं पर लिखा नहीं जाता, वो उसको मैप पर भी नहीं लिखा जाता, बट वो डिजर्ट होते हैं। सर 11 दिसंबर की वीडियो का क्या होगा, फॉरेस्ट लैंडफॉर्म टॉपिक, सर 1 दिसंबर की वीडियो का क्या, हाँ ठीक है सिंह सौरभ, मैंने देख लिया, मैं इसको ठीक करवाता हूं। 11 दिसंबर का जो वीडियो है ना, 2 काम हो सकता है, ये मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की शायद आप बात कर रहे हैं, उसमें से कोई वीडियो हुआ है जो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो एक काम करूंगा, जब मैं आप लोग रैंकर वालों को पढ़ाऊंगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो वो वीडियो दोबारा उसमें अपलोड करवा दूंगा मैं। एक काम ये हो सकता है, दूसरा कि वहां पर एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, वहां पर अगर वीडियो रिकॉर्डेड पड़ा होगा तो उसको दोबारा अपलोड करवा दूंगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एक बात आप लोगों को फिर से लास्ट टाइम क्लियर कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए 500 क्वेश्चन दूंगा, बाकी लास्ट टाइम, बिल्कुल लास्ट टाइम की बात करें, जब यहां पर आपके सारे सिलेबस खत्म हो जाएंगे, आपके पास 8-10 दिन वही बचेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, बस आप उस समय प्रैक्टिस करना, अपना रिवीजन करना। उसी प्रैक्टिस सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक बार एनडीए के जो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस तो आ जाए, ताकि आपको पता तो चल जाए जो मेरे साथ पढ़ रहे हो, क्या एनडीए के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो जो भी इधर उधर के टॉपिक है छोटा मोटा, उसको 1-2 मैराथन में कंप्लीट करा दूंगा। अब आप बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करिए, ठीक है। ज्योग्राफी जितने नोट्स बने हैं, हालांकि उतना ही सफिशिएंट है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो यूट्यूब पे ऑलरेडी मेरी क्लासेस पढ़ी, उससे काफी ज्यादा आप लोगों ने पढ़ा है फाउंडेशन बैच में, और ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना। हालांकि यूट्यूब पे पढ़ के ही, यूट्यूब पर ही पढ़ाकर मैंने आप लोगों को 80% फंसा दिए, तो आप फाउंडेशन उतना तो आपने पढ़ा ही पढ़ा है, साथ में आपने ज्यादा पढ़ा है और ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। तो अब सोच लो आप किस लेवल पे हो अभी आप, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंसर की भी आपको आंसर की दूंगा मैं, उसमें आंसर की रहेगा, आप उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। बाकी आप में से जो हमारे साथ हैं वो तो हैं ही, ठीक है। और बाकी उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। आप अपने दिमाग से सारी चीज निकाल देना, सर ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ, वो मेरे ऊपर छोड़ो, मैं 1-2 मैराथन लूंगा, वो सब निपटा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप स्पेशल ध्यान रखना, मैं संडे को ही लूंगा वो स्पेशल मैराथन, क्योंकि बाकी जो रेगुलर क्लासेस हो आपकी कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो बाकी आप सब लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, वही रिवीजन करते रहिए जो मैंने आपको पढ़ाया, कोई इधर उधर से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो फिलहाल उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया करेंगे और ऐसे करते रहिए, ठीक है। शांत तरीके से आप लोग पढ़ाई करना, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना, ठीक है। ज्यादा दिमाग में निगेटिविटी लाने से ना चीजें होंगी नहीं, क्योंकि आपके पेपर अब बहुत पास आ गए हैं, ज्यादा दिन आपके पास बचे नहीं है, ठीक है। तो पेपर इसी में क्लियर करना है, जितना आपका हुआ है, सच बता रहा हूं, ठीक है। इसमें से आप ज्योग्राफी में बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, और जिस दिन 10 अप्रैल को पेपर होगा उस दिन भी मैं यहां पर मिलूंगा, साथ में स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, देखो यहां पर ये मिला हुआ है, याद रखना ये बात, ठीक है। लक्ष्मी को 67 ट्राइब्स तो करवाया ना मैंने,
सर मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हुई है। देखो जिनकी वर्ल्ड ज्योग्राफी फाउंडेशन वाले कंप्लीट नहीं किए, जो लेट से ज्वाइन किए थे, कोई बात नहीं है, आप रेगुलर क्लास को पहली बात तो डिस्टर्ब मत करना। जब आपके पास टाइम मिलेगा अलग से, ठीक है, थोड़ा सा एक दो घंटे फ्री, तो उसको पीछे की क्लास को आप कवर करते रहना, रेगुलर क्लास को डिस्टर्ब किए बिना, क्योंकि रेगुलर क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो वो भी फिर आपके पास बर्डन आता चला जाएगा, तो वो काम नहीं करना है, ठीक है। जिनकी शुरू की क्लासेस छूटी हुई हैं उसको अलग टाइम, एक्स्ट्रा टाइम में उसको कवर करने की कोशिश करना, अपने रेगुलर क्लास में कवर मत करना। बाकी जो पढ़ रहे हो, बार बार बोल रहा हूं, रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आज शांति से 5-10 मिनट बैठ लेना, हर सब्जेक्ट पर विचार कर लेना आपने, अच्छा ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, ये सब्जेक्ट पढ़ा, ये सब्जेक्ट पढ़ा, और जितना पढ़ा उसमें से आपको आता कितना है, एक बार अपने दिमाग में चीजों को घुमाकर देख लेना, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें, उम्मीद है कि इस बार आप बहुत ही बेहतरीन करके आओगे, और मुझे भी उन स्टूडेंट से बात करने में बहुत अच्छा लगेगा जो लोग बढ़िया करेंगे, ठीक है। रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं है, कंपटीशन काफी टफ है। आप फेल भी होते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डफर थे, आप सब यहां पर बैठे हैं, मेहनत करें, सोच रहे हैं इंडिया के बारे में, यही आपकी बहादुरी है, ठीक है। बाकी यहां पर फेल तो वही होगा ना जो मेहनत करेगा, ठीक है। कम से कम आप ट्राई करें, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब यहां पर बहुत अच्छे लोगों में बहुत अच्छा बनना है, सबसे अच्छा बनना है, ठीक है। सारे अच्छे लोगों में सबसे अच्छा बनना है, यही इसी चीज की पूरी, इसी को तो हम लोग कंपटीशन बोल रहे हैं और इसी का पूरा खेल है। तो यहां पर आप लोगों को बेस्ट साबित होकर दिखाना है, ठीक है, बढ़िया रिजल्ट लेकर आना है। और जिस दिन रिजल्ट सुनाओगे तो एक बात याद रखना, आपसे ज्यादा खुशी हमें होती है। यहां पर हम कई स्टेटस लगा रहे हैं, देखो ये मेरे स्टूडेंट ने क्लियर कर लिया, हम अपना स्टेटस लगाते हैं, अलग दिखाते, देखो ये मेरे स्टूडेंट ने क्लियर किया, हम अपने दोस्तों को बताते, देखो मेरे ये पढ़ाई स्टूडेंट क्लियर कर लिया। मतलब आपसे ज्यादा खुशी हमें होती है, आप जितनों को नहीं बताओगे उससे ज्यादा हम बताते दूसरों को, ठीक है। ये गौरव का पल आप अपने अलावा मुझे भी दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मजा आए कि हमारा स्टूडेंट था जो कि सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं पर समाप्त करूंगा, बाकी अपनी रेगुलर क्लासेस को कंटिन्यू करिए। फाउंडेशन वालों आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकूंगा। रैंकर वालों कल मैं आप लोगों से सुबह 8 से 9 बजे मिलूंगा, डेली मेरी क्लास सुबह 8 से 9 होगी, ठीक है, मॉर्निंग में। और बाकी फाउंडेशन वालों, रैंकर वालों, सबसे मैं बाद में संडे के दिन मैराथन मिलूंगा, हो सकता है इस संडे नहीं तो नेक्स्ट के नेक्स्ट संडे में आप लोगों से मिलूंगा, और वहां पर मैं आप लोगों की जो भी मिसलेनियस टॉपिक है, जो भी आपके दिमाग में इधर उधर की चीजें हैं, वो आप सब लोगों के दिमाग से वो चीज निकाल दूंगा मैं, ठीक है। हाँ ठीक है। बाकी यहां पर हाँ, जो भी लैंड फाउंड फॉर्म बोला है, मैंने बोला है कराऊंगा मैं, ठीक है, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करता हूं। ऑल द बेस्ट आप लोगों को फ्यूचर के लिए और पढ़ाई के लिए, दोबारा मिलूंगा और फिर बोलूंगा ऑल द बेस्ट, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।